हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं संजय निषाद जी, जो कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। संजय जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति जबरदस्त तरीके से गरमाई हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य योगी के कैबिनेट मिनिस्टर खुद छोड़ के जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में, साथ में और 2-3 विधायकों को भी लेके जा रहे हैं। जिसकी आदत हो, वो कभी बसपा में थे, वहाँ छोड़ के आए, फिर यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वो उनका निजी मामला है। मैं उन्हें सलाह दूंगा कि कहीं रहो तो ठीक से रहिए। 5 साल अगर आपको दिक्कत नहीं थी, और आज इलेक्शन कमीशन ने खुद ही, चुनाव आयोग ने जब आचार संहिता लगा दिया, तो आचार संहिता लगने का मतलब मंत्रालय खत्म, पद खत्म, फिर जीत के आइए, फिर से आइए, चाहे वो चुनाव जीत के आइए, चाहे सेलेक्ट करके आइए, चाहे इलेक्ट करके आइए, वो तरीका होता है। अगर इन्हें भारतीय जनता पार्टी से दुख था और नेता पिछड़ों के बनते थे, तो अभी प्रधानमंत्री के रैली में एक मंच मिला था इन्हें, तो इनको वहाँ कहना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से अन्याय कर रही है। वहाँ तो अभी बहुत कसीदे पड़ रहे थे, 15 दिन के अंदर तो हम नहीं देखे कि क्या हो गया। रही पिछड़े की बात जो उन्होंने कहा, तो मैं तो मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि मंडल कमीशन तो भले लागू हो गया था, आरक्षण की व्यवस्था सर्विस में थी, लेकिन शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, और संविधान से कोसों दूर था। बिना संविधान के सुरक्षा न्याय नहीं मिलता है। तो उस पिछड़ा वर्ग आयोग को संविधान के दायरे में लाने का काम मोदी जी ने किया, इसलिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। और पिछड़ों को नेता है, इनको पिछड़ों का नेता है जो बनते हैं, जो जितने लोग हैं, ये छद्मधारी हैं। इनसे हमें एक उदाहरण बताओ कि 7 जून 2015 को हम एक रेल आंदोलन कर रहे थे, और उसमें रेल केंद्र सरकार का होता है, लेकिन 1 घंटे के अंदर समाजवादी पार्टी ने गोली चलाई, एक भाई मारा गया, और हमारे तमाम ऊपर मुकदमे 302 के फर्जी लगे। और 7 महीने हम लोग कैसे रहे, 60 गाड़ियां फूका, इतना ढेर सारा वहाँ तांडव हुआ महिलाओं से कि पूछ सकते हैं संत कबीर नगर में। 7 दिसंबर जी जब इन पिछड़ों की, मतलब दलितों जिनके आरक्षण की आवाज़ जब दिल्ली में उठाते हैं, तो समाजवादी पार्टी के सारे नेता वॉकआउट करके भाग जाते हैं। किस बात के पीछे? हम कहते हैं नेता उसे कहते हैं कि जिस समाज पर अन्याय हो रहा, धोखेबाजी हो रही है, षड्यंत्र हो रहा, और उस समाज को पता न चले, और जिसको पता चल जाए और उसकी लड़ाई लड़े, उसे नेता कहते हैं, उसे रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, संविधान में लिखा हुआ। तो अगर ये लोग समाज के साथ अन्याय धोखेबाजी हो रहा था, तो कभी इन्होंने आंदोलन किया सड़क पर, कभी सम्मेलन किया, कभी लिख कर दिखाया, जगाया, उन्हें बताया, कभी विधानसभा में आवाज़ उठाई, कभी सड़क पर आवाज़ उठाई। डॉक्टर संजय को देखिए, आज के दिन में मैं मोदी जी से लड़ता हूँ, मैं अमित शाह जी से लड़ता हूँ, योगी जी से लड़ता हूँ, भाजपा से लड़ता हूँ, और दस्तखत कराता हूँ, जितना हो सकता है उसे आगे बढ़ाता हूँ। आज के दिन में वो अपना बताते हैं कि भाई अभी इसमें अगर अभी तुरंत करोगे तो स्टे हो जाएगा, ऐसे चलोगे तो आपका फाइनल मिलेगा। तो आज के दिन में जो उनका निजी मामला हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, वो इसलिए सुनने में आ रहा है कि वो सिर्फ इसलिए छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उनके बेटे को टिकट नहीं मिल रही थी, और तमाम लोगों के लिए वो टिकट चाह रहे थे? आखिर ऐसा कौन सा लालच था जिसके चलते वो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़? सोचिए कैसे नेता, उनकी बेटी खुद ही कह रही है कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे। उनका जो ब्लॉक प्रमुख हो, बेटी सांसद हो, कह रही नहीं हम भाजपा में रहेंगे। ये उदाहरण, अगर बेटे को चाहिए था नहीं भाजपा बताया होता तो हम अपने पार्टी लड़ा देते, उन्हें विधानसभा में पहुंचाना था। लेकिन इस तरीके का अपने एक्चुअल में उनका नहीं, कांशीराम के मिशन के साथ धोखेबाजी है। कांशीराम का जो मिशन कहता है कि नहीं, समाज की लड़ाई अंत तक लड़ते रहो, और जहाँ से उन्हें न्याय मिलता उन्हें दिलाते रहो। नहीं, समाजवादी पार्टी कह रही कि अभी तो ये शुरुआत हुई है, अब तो देखिएगा भारतीय जनता पार्टी में सारे नेता जो हैं वो छोड़ छोड़ के पार्टी चले जाएंगे, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि अगली सरकार तो समाजवादी पार्टी की बन गई। इससे लगता है कि समाजवादी पार्टी में कोई उनके पर्सनल नेता नहीं है, पर्सनल उनका कोई वोट बैंक नहीं है, उनका कोई बेस वोट बैंक खत्म हो गया। इसलिए मतलब तोड़ फोड़ के वोटों से उनकी राजनीति चल रही है। मैंने उसे साबित करके दिखाया कि गोरखपुर में, मैं जब गोरखपुर में फूलपुर, कैराना, नूरपुर 2018 में मैंने सपा, बसपा, निषाद पार्टी, पीस पार्टी, 4 पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी थी। लेकिन इन लोगों ने निजी स्वार्थों में से एक साल के अंदर आपने बसपा भी खत्म कर, हम लोग मारने में अपने मर गए। आज के दिन में इससे तोड़ फोड़ की राजनीति से पता चलता है कि इनके पास कोई बेस वोट नहीं है, और इनके पास खुद के नेता नहीं है, और वो जिताऊ नहीं है जो उनके पास नेता है। उनका जनता से मोह भंग हो चुका है, और इसीलिए दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी के जिनके उनका जनता में पहुंच है, भारतीय जनता पार्टी की पहचान दिया है, ऐसे नेता को पकड़ के लाओ, तोड़ फोड़। तो तोड़ फोड़ की राजनीति से भारतीय उत्तर प्रदेश की जनता का नुकसान हुआ 70 साल से। मैं नहीं चाहता हूं कि तोड़ फोड़ की, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, आगे भी रहूंगा। 2022 की सरकार बनेगी। आप देख सकते हैं कि 2019 में सपा बसपा एक हो गई, आरएलडी एक हो गई, मुसलमान यादव सब एक हो गए। डॉक्टर संजय निषाद पार्टी
मोदी जी साथ खड़ी हो गई और देखो 40 सीट पूर्वांचल में कैसी। एक महागठबंधन 2017 में हुआ था और से कांग्रेस और सपा लड़ी थी और डॉक्टर संजय निषाद पार्टी नई पार्टी बनाए थे और पूरा 70 सीटों 72 सीटों पर लड़ा और 72 सीटों पर 4000 3000 8000 वोट से हारे। हम 50,000 40,000 वोट पाए थे। ऐसी परिस्थितियों में 2019 में भी गठबंधन हुआ। तो 2014 से लगातार 14 में हारे, मैंने एक आंदोलन किया था 14 फरवरी 2014 को मैंने सीएम वहीं अखिलेश जी के सामने। और उस समय क्या हुआ कि कांग्रेस और हाथी मतलब पंजा और हाथी साफ हो गई और जो साइकिल हाफ हो गई और भाजपा सरकार में नहीं थी इसलिए उनको कोई मतलब नहीं, माफ हो गई। नहीं, लेकिन राजभर जो है वो कह रहे हैं कि अभी 15-20 लोग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वो हमारे संपर्क में है, सब तोड़ के हम लेके आने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे राजभर जी के बयान? उत्तर खुद भाजपा के विधायक के साथ संपर्क में है कि हाँ ना, क्योंकि कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास आता है। तो इसका मतलब राजभर भाई को प्यास लगी है, उनकी प्यास हम लोग मिटाएंगे भारतीय जनता पार्टी। वो आप उनको लेके आने वाले हैं बीजेपी के इस गठबंधन? निश्चित रूप से उनका संकेत है कि अगर दयाशंकर जी के घर जाना और हम लोगों के संपर्क में, तमाम लोग संपर्क में है और अंत में जगह खाली किया। ये उनको कहाँ आते रहो, राजभर भाई रहते कहाँ, और जब लेके गए जगह खाली हो गया तभी तो आएंगे भाई। इलेक्शन के समय जब बहुत समस्या होती, जगह कहाँ है। निषाद पार्टी की कितनी सीटों पर लड़ेगी ये अभी तक तय नहीं हो पाया। आपने कई बार बोला है कि हमें बहुत सारी सीटें मांगी, लेकिन कितनी सीटों पर आप लड़ने वाले हैं? पिछले हफ्ते में बता दिया ना मैंने, 2 दर्जन सीटों की लिस्ट उन्हें दे रखी है कि हम यहाँ हमारी तैयारी है। तो निश्चित रूप से हो गया कि 1.5 दर्जन सीटों पर पक्का निषाद पार्टी रही, जो हम लोगों का आपस में तय हो चुका है। सरकार जो बीजेपी एनडीए का गठबंधन है वही बनाने वाला है? देखिए, सरकार तो उसकी बनती है जिसके साथ हाथ में जनता रहती है। तो लगातार 2014 से मैं राजनीति में आया हूँ। मैं 13 जनवरी 2013 को संकल्प लिया, 2014 से चुनाव लड़ा, 2016 में पार्टी रजिस्टर कराया। तो 2014 से लगातार जनता इन लोगों से मोह भंग कर रखी है जो इनके साथ धोखा किया, कांग्रेस सपा बसपा। तो निश्चित रूप से जनता, जब भारतीय जनता एनडीए के साथ है तो सरकार किसकी बनेगी? इनके साथ अगर जनता होती तो काहे को तोड़ के ले जाते। तो आराम से उनके विधायक भाई 4 बार मुख्यमंत्री रहे, 4 बार जिसकी सरकार रही हो उसे तोड़ के दूसरे विधायक को लाना पड़ रहा हो। तो इसका मतलब वैसे मालूम हो जाता है ये जो तोड़ के ले जा रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बीजेपी को? इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समाजवादी पार्टी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार नहीं बनाना? कुछ नहीं है। झाड़ू लगता है ना घर में तो तमाम कूड़े होते हैं और कूड़ा जो है निकल के जाता तो किसी कूड़ेदान में रखना ही पड़ता है। तो मान के चलिए कि ये जो डस्टबिन है और वो कूड़े जिस कर निश्चित रूप से हवा चलता है तो जाके उस कूड़ेदान में सुबह शाम झाड़ू लगता तो चले जाते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए निषाद जी थे जो सीधे तौर पर कहते थे कि जब घर में झाड़ू लगती है तो जो कूड़ा होता है वो डस्टबिन में जाता है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जो विधायक जा रहे हैं वो एक प्रकार से कूड़ा है और डस्टबिन मतलब जो समाजवादी पार्टी है उसमें जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जब 2022 में चुनाव होंगे, जो कि अब बिल्कुल ऐलान हो चुका है, और सरकार किसकी बनती है, एनडीए की या समाजवादी पार्टी की।